दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। एमएसएमई लोन अगर आप लेने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी जरूरत क्या पड़ती है दोस्तों, हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, वो बनती कैसे है, और बैंक मैनेजर के साथ जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाएंगे तो उससे डिस्कस कैसे करनी है। एक लाइव एग्जांपल जो मैंने खुद अपने क्लाइंट के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, वो पूरी डिटेल में आपको आज मैं समझाने जा रहा हूं। तो प्लीज वीडियो के आखिर तक टिके रहिएगा पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझने के लिए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट से सचिन पर। यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी दी है और व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। तो आपको एमएसएमई लोन से लेकर जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और ईमेल आईडी के द्वारा भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसा हर बार मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से हमें मिलेगा क्या, ये वीडियो मैं देखूँ क्यों। दोस्तों, मैं बता दूं कि वीडियो मुझे देखनी क्यों चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए दोस्तों अगर हम बाहर से बनवाते हैं तो कम से कम मैं खुद ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट 20 से 50 हज़ार या 1-1 लाख रुपए तक ले लेते हैं। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ीस है वो आप आज बचा सकते हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है क्या और वो दिखती कैसी है। तीसरा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए कैसे। जो भी आपका बिजनेस है, चाहे आपका पोल्ट्री का हो, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन का हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो एक्चुअल है, लाइव है, जो हम क्लाइंट के लिए बनाते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को दोस्तों डिस्कस कैसे करना है बैंक मैनेजर से लोन के लिए, मुझे क्या क्या पॉइंट उसे बताने हैं, और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी एमएसएमई लोन को लेकर और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर, वो मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ आपकी। दोस्तों, मैंने सबसे पहले बताया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 20,000 से 50,000 रुपये लोग बाहर लेते हैं और आज ये आपको बिल्कुल सेव होने वाले हैं। इवन मैं कहता हूँ आपको ये पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया कि आप खुद कैसे बनाएं, और आप बाहर से ही बनवाते हैं, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है बैंक मैनेजर को समझाना है। तो बैंक मैनेजर को रिपोर्ट समझाएंगे कैसे जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है वो सही भी है या गलत है, वो वेरीफाई कैसे करेंगे। क्या उसके अंदर सारे कंटेंट आ गए हैं या नहीं आ गए हैं आपके प्रोजेक्ट को लेके, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो भी है, तो वो आपको कम से कम इस वीडियो से पता चल जाएगा आज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है क्या और ये दिखती कैसी है। दोस्तों, 15 से 20 पेज की एक पेपर बुक होती है इस तरह की बाइंडिंग के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई है। एक बुक होती है जिसके अंदर आपकी कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, लोन के बारे में और बाकी डिटेल होती है, यानी कि 15 से 20 पेज की सिर्फ। हो सकता है आपका बिजनेस बड़ा हो, आप उसे बड़ा डिटेल में देना चाहते हैं तो 20 से 40 पेज की हो जाएगी मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो 40 पेज की जो रिपोर्ट है उसी को हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, जो वर्ड फाइल में होती है, A4 साइज पे प्रिंट आउट निकाला जाता है उसका। तो दोस्तों आखिरी तक टिके रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस होने जा रहा है। जो चलिए सीखते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाते कैसे हैं। और आज मैं आपको एक एक्चुअल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैंने क्लाइंट के लिए बनाई थी वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साथ के साथ। सबसे पहले दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है दोस्तों, आपका कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, ब्रीफ अबाउट प्रमोटर, ब्रीफ अबाउट प्रोजेक्ट्स, आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, और रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि आपको लोन की जरूरत क्यों है, आप लोन किस लिए मांग रहे हैं, ये है। कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों क्या होता है, आप जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, यानी कि आप एज ए प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड हैं, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या ट्रस्ट है, आप किसके अंतर्गत लोन मांगने जा रहे हैं। मैं खुद लोन मांगने जा रहा हूं, मुझे कंपनी के लिए चाहिए। इसमें कंपनी का नाम होता है दोस्तों, कंपनी की सिन नंबर जो होता है वो आता है, कंपनी के मेमोरेंडम, आर्टिकल, कंपनी क्या काम करती है वो सब आता है। दूसरा, जो प्रमोटर है, प्रमोटर के बारे में बताया जाता है कि मेरे प्रमोटर करते क्या हैं। अगर प्रमोटर दोस्तों कौन होते हैं मैं ये भी बता दूं, जो कंपनी के मालिक होते हैं एक्चुअल में उन्हें प्रमोटर्स कहा जाता है। वो कंपनी के डायरेक्टर भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर होंगे मालिक, प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर मालिक होगा। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बता दिया, इसके बारे में ये डिटेल से मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा इसमें कि अब इसमें कैसे कैसे दिखाया जाता है। देखिए दोस्तों, लाइव में जो मैंने बताया आपको कि प्रैक्टिकल जो मैंने रिपोर्ट बनाई थी उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने कंपनी का नाम लिखा। देखिए 40 करोड़ का लोन मैंने कराया था कंपनी का, जिसमें मैंने लिखा है कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी का सिन नंबर कहाँ है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उसका नाम आएगा, प्रोप्राइटर है तो आपका नाम आ जाएगा। आपका पर्सनल कोई सिन नंबर नहीं होगा, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस या प्रिंसिपल प्लेस का बिजनेस जरूर होगा। देखिए आपने बताना है कि कितना आपका एरिया है, कहाँ पे आप रहते हैं। ये मेरा बिल्डर का केस था, तो मैंने बिल्डर के बारे में पूरी डिटेल बताई दोस्तों कि कहाँ कहाँ है वो, कितना कितना है,
उसके टावर कितने कितने टावर बन रहे हैं, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे बताई इसके बारे में। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट हो गया। फिर यहाँ दोस्तों प्रमोटर्स, जो मैंने बताया कंपनी के जो मालिक है, जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाएंगे अपना, जो लोन मांगने जा रहे हैं, वो कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो सकते हैं, वो प्रोप्राइटरशिप का प्रोप्राइटर हो सकता है। देखिए क्या क्या जाएगा उसके अंदर। एक वर्ड फाइल पे सिंपल सा नेम लिखना है, फादर नेम, उनकी एज, जो उनका एड्रेस है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, जो और केवाईसी। दोस्तों साथ में डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, जो भी आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं। एक होता है दोस्तों नेटवर्थ सर्टिफिकेट, एसेट्स और लायबिलिटी का, वो साइन करता है सीए का। ये दोस्तों देखिए ज़्यादातर बैंक मांगते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना ये तभी सीए से बनवाएं जब आपसे बैंक स्पेशली डिमांड करे। नेटवर्क सर्टिफिकेट कैसे होता है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ आज, जो हम बनाते हैं क्लाइंटों के लिए। देखिए नेटवर्क सर्टिफिकेट या नेटवर्क स्टेटमेंट का फॉर्मेट इस तरह से होता है। इसमें जो भी प्रमोटर्स हैं वो अपनी पूरी असेट्स के बारे में बताते हैं कि मेरे पास इतनी इमूवेबल असेट्स, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है वो आएगा। मूवेबल एंड लिक्विड असेट्स, यानी कि कार वगैरह, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कितना पैसा है, कैश इन हैंड कितना है। तीसरा इन्वेस्टमेंट, आपने एडवांस दिया है प्रॉपर्टी के लिए, पीपीएफ का बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट शेयर्स के अंदर या म्यूचुअल फंड में। इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी टोटल एसेट्स आती है, उसमें से लायबिलिटी माइनस होती है। और यहाँ पे आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ दोस्तों अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो आप कहेंगे कि मेरी इतनी औकात है, यानी कि जो भी यहाँ अमाउंट आता है वो दोस्तों आपकी औकात मानी जाती है। या बैंक उसे देख कर आपको लोन देता है, वो ये देखता है कि हाँ भाई आपने भी लाइफ में कुछ करा है, आपकी भी नेटवर्थ इतनी है, इतनी औकात है कि जिससे आप लोन को रीपे कर सकें, या आपने लाइफ में कुछ कमाया है, या सिक्योरिटी के लिए या कोलेटरल के लिए बैंक आपको ये ज़रूर मांगता है। प्रमोटर्स की डिटेल देने के बाद टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों में बताना चाहिए बैंक को कि आपके टेक्नोलॉजी का सोर्स क्या है। अगर आप कोई आईटी सॉफ्टवेयर है, बीपीओ है, कॉल सेंटर है, या केपीओ हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क करने वाले हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका सोर्स क्या है, आप वो टेक्नोलॉजी कहाँ से लेंगे, उसका बैकग्राउंड क्या है। क्या आपने किसी बड़ी कंपनी से टाई अप करा है, कोई एग्रीमेंट है, तो आपको डॉक्यूमेंट भी साथ में देने पड़ेंगे। उसकी सुटेबिलिटी क्या है, यानी कि वो कौन कौन यूज़ करेगा, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, यानी कि वो उसका सोर्स कैसा है, वो विश्वास वाला है या नहीं है। कॉस्ट कम्पिटेनेस, यानी कि वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। मैं 10 रुपये में ले रहा हूँ कोई चीज़, तो क्या वो मार्केट में भी 10 रुपये की है, कहीं ऐसा तो नहीं वो 2 रुपये की मिल रही है और मैं बैंक वालों को बता रहा हूँ कि मैं 8 रुपये की खरीद रहा हूँ। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हमें ध्यान रखना है। दोस्तों मार्केट के बारे में बैंकर को बताना ना भूलें। बैंक को बताइए मार्केट के बारे में कि जब आप प्रोडक्शन कर लेंगे तो आपके पास उसको बेचने के लिए मार्केट है या नहीं है, आपने क्या उसके लिए कोई सर्वे करा है, इसके बारे में कम से कम 1 से 2 पेज का डिटेल के अंदर बताइएगा। अगर आपका किसी से एग्रीमेंट बना है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आप कंस्ट्रक्शन की लाइन में हैं, तो आपकी बुकिंग के लिए अमाउंट आया होगा, यानी कि आपने 10% बुकिंग ले लिया होगा, या आपने गत्ते की फैक्ट्री लगाई है सपोज़, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया मेरे पास 25 क्लाइंट ऐसे हैं जिनके साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया है कि वो जैसे ही मैं प्रोडक्शन स्टार्ट होगा मेरा, वैसे ही मैं उनको सेल करना शुरू कर दूंगा, तो मेरे पास मार्केट पूरी अवेलेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बैंक इसको जरूर वेरीफाई करते हैं कि आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, आपने कोई मार्केट का सर्वे भी करा है नहीं करा है, तो आपको अपनी एक सर्वे रिपोर्ट लगानी पड़ेगी इसमें। और जो भी आपके एग्रीमेंट साइन हुए हैं या एडवांस में परचेज ऑर्डर आए हुए हैं उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। मार्केट के डिटेल चैप्टर लिखने के बाद कि मेरी मार्केट कैसी है, मार्केट में मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेचूंगा, उसके बाद हमें एक चैप्टर बनाना है मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है, यानी कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, प्रोसेस कैसे होगी और उसका आउटपुट क्या है। जैसे मैंने देखिए एग्जांपल के लिए एक फेस मास्क की अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं या यूनिट लगा रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले फैब्रिक का प्रोक्योरमेंट होगा, फिर उसकी वेल्डिंग होगी यानी कि सिलाई होगी, उसको आप लिंक करेंगे, पैकिंग होगी, फिर इसकी टेस्टिंग होगी, फिर इसको स्टोर करके डिस्पैच करेंगे आप। तो मेरे एक ये पूरा प्रोसेस बन गया है फ्लो चार्ट, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग का है। अगर कंस्ट्रक्शन का है तो कंस्ट्रक्शन में आप टावर वाइज दिखाएंगे कि पहले टावर मेरा ए बनेगा, टावर बी बनेगा। या डेयरी फार्म का है तो उसमें आप बताएंगे कि भैंसें पहले दूध देंगी, फिर दूध को हम उसको प्रोसेस करेंगे, फिर इसको पैक होगा, उस तरह का। इससे बैंक को एक हेल्प मिलती है, जो भी आपका बैंक मैनेजर है वो समझेगा कि आपको पैसों की ज़रूरत है कहाँ कहाँ और कितनी कितनी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। प्रोसेस चार्ट के बाद दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और डिटेल में जो आपको बैंक मैनेजर को समझाना है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि मैं जिसके लिए लोन मांगने जा रहा हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं, मैं किस चीज़ के लिए पैसा मांगने जा रहा हूँ और वो पैसा मैं लगाऊंगा कहाँ।
सबसे पहला इसमें आता है लैंड, फिर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अदर फिक्स एसेट्स, मान लीजिए चेयर्स हैं आपकी, शेड है या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें। वर्किंग कैपिटल यानी कि जब आपने फैक्ट्री सेटअप कर ली है, आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनाने के लिए लैंड खरीद ली है और बिल्डिंग भी खरीद कर दी है, लेकिन उसकी वर्किंग कैपिटल यानी कि सैलरी देनी मुझे 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही मैंने यूनिट लगाई मेरे पास सेल आ गई बहुत ज़्यादा और क्या नाम है सब कुछ शुरू हो गया, सब कुछ एकदम बढ़िया सा पहले की तरह। लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों, हो सकता है मेरी शुरू में सेल कम हो और सैलरी है, अदर ओवरहेड्स वो ज़्यादा हो। जो इंटरेस्ट है वो तो मुझे पे करना ही करना पड़ेगा। एमएसएमई में भी जो स्कीम है उसमें आपको पहले साल में इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट सेकेंड ईयर से चालू होगा। एक्सक्लेनेशन एंड कंटीजेंसी, दोस्तों हो सकता है कि आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लगाई हो, मान लीजिए आप कहते हैं 100 करोड़ का है जो मैंने एग्जांपल दिया था, तो हो सकता है कि वो 100 करोड़ ना होकर 110 करोड़ हो जाए। हो सकता है सैलरी वेजेस बढ़ जाए, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, लैंड की कॉस्ट बढ़ जाए या बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ जाए। दोस्तों इसमें आप बता दो एक बात मैं कि लैंड के लिए बैंक जनरली लोन नहीं देते हैं, तो लैंड को तो आपको अपने पास से ही परचेज करना होता है। जैसे 100 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो 20 करोड़ की लैंड बैंक हमेशा चाहेगा कि लैंड पहले आप अपने पास से लें, बाकी वो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दे देगा। प्रैक्टिकली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो दिखानी कैसे है, देखिए इस शीट को मैंने आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, फिर भी आपके एक ओवरव्यू के लिए मैं दिखा देता हूँ कि मैंने इसे 6 साल में बाइफरकेट करा है। यानी कि 3 साल तो पीछे के जो निकल चुके हैं, मान लीजिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो अभी ऑनगोइंग है, यानी कि कुछ काम आप कर चुके हैं और कुछ आगे करना है, या आपकी अगर नई यूनिट है तो आपको 2021, 22, 23, 24, 25, 26 6 साल के आगे बनाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए खर्चा एक बार में तो होगा नहीं। मान लीजिए आपने लैंड ली है तो लैंड की हमेशा क्या बनती है, लीज बनती है। ऐसा नहीं है कि आपको इकट्ठे 20 करोड़ की अगर लैंड है तो 20 करोड़ इकट्ठे देने हैं। और जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है यानी कि जो सेल कॉस्ट है, यानी कि आप माल बनाएंगे बेचेंगे, वो भी हर एक साल ही जाएगी। ऐसा नहीं है एक साल में हो जाएगा। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल इसलिए आपको दिखाया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जब आप बना के देते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बना के कैसे देनी है, वो ईयरली बनेगी, मंथली बनेगी, या टोटल कॉस्ट कितने साल की। तो इसमें दोस्तों मेरा जो प्रोजेक्ट था वो 3 साल का था, 3 साल पूरा हो चुका था और 3 साल आगे भी था, तो मैंने बना के दिया। अगर आपका 6 साल का है तो आप 6 साल का बना दीजिए। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो दोस्तों 6 साल का भी काफ़ी है, 5 साल का भी काफ़ी है, या 4 साल का, जो टर्म लोन है उसका पीरियड 4 साल का है, तो आपका 4 साल का प्रोजेक्ट ठीक है। तो यहाँ पे आप बनाएंगे 2021 का, 22 का, 23 का और 24 का। इसके बारे में डिटेल में मैंने आगे समझाया हुआ है। दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर पहला पार्ट लैंड बताया था मैंने, दूसरा था बिल्डिंग। दोस्तों देखिए लैंड के लिए बैंक कभी भी लोन नहीं देता। ज़्यादातर केसों में 99% केस में लैंड आपको अपने पास से लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है तो 20 करोड़ आपको लैंड लेनी पड़ेगी, 80% तक जो है बैंक फाइनेंस कर देगा, यानी कि लैंड आपको खुद लेनी पड़ेगी। बिल्डिंग के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको अपना आर्किटेक्चर सिलेक्शन जो है वो बताना पड़ेगा कि भैया मेरी बिल्डिंग ये बनाएगा। बिल्डिंग में बनाना क्या क्या है, आपको कितने टावर बनाओगे, उसमें फ्लोर कितने होंगे, क्या क्या उसका एरिया रहेगा, वो सब बताना है पूरा डिटेल में 2 से 3 पेजों में ये बनाना है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, आपकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन क्या है, आप कंस्ट्रक्शन कमर्शियल कर रहे हैं, रेसिडेंशियल कर रहे हैं, वो बताना है। अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान, क्या आपने अथॉरिटी से बिल्डिंग प्लान को अप्रूव करा लिया है, क्या उसका नक्शा है, उसकी कॉपी भी लगाइए, जिससे उसे पता चल सके बैंक मैनेजर को कि हाँ हमने वर्किंग करी हुई है, हमारे पास सारे कागज हैं, हम बैंक लोन लेने जो आए हैं उसका कोई बेस है, यानी कि हम भी ने भी अपनी तैयारी करी हुई है। लैंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एक डिटेल में चैप्टर बनाना है, कम से कम 2 से 3 पेज वर्ड फाइल पे लिखना है कि प्लांट एंड मशीनरी की मेरी कॉस्ट कितनी है, और ये जो कॉस्ट है मेरी दोस्तों, जो नंबर ऑफ मशीन है, या आपके फ्लो चार्ट जो हमने पहले बना के दिखाया था अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा प्रोसेस का फ्लो चार्ट है, उसमें कितने आदमी लगेंगे। मान लीजिए आपने गत्ते की फैक्ट्री लगानी है और उसके अंदर 20 आदमी हैं और एक मशीन पर 2 लोग काम करते हैं, तो इस हिसाब से आपकी 10 मशीनें बनती है। 10 मशीनें इंटू 1 लाख की कॉस्ट, तो आपको उस हिसाब से 10 लाख की कॉस्ट आ जाएगी। और सिलेक्शन सप्लायर का करना है कि मैंने इस सप्लायर से मशीन लेनी है, उसके परचेज ऑर्डर की कॉपी, कि मैंने 5 लोगों से परचेज ऑर्डर की कॉपी मांगी है, मैंने उनसे नेगोशिएशन किया है और मैंने ये मशीन के रेट फाइनल करे हैं। आपको ये बैंक को बताना है कि जो मैंने प्लांट एंड मशीनरी ले रहा हूँ वो बहुत ही इफेक्टिव है, यूज़फुल है और बहुत ही सस्ते में मुझे मिल रही है दोस्तों। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो कंस्ट्रक्शन है या सर्विस की जो कॉस्ट है वो आपको बैंक को बतानी है कि मैं जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूंगा या प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा तो मेरा खर्चा क्या क्या आएगा। उसमें आपका रॉ मटेरियल होगा, कंज्यूमेबल है, पावर एंड फ्यूल, सैलरी, वेजेस, ये सारे खर्चे होते हैं। जब भी हम कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं वो आता है दोस्तों। ये दिखाना कैसे है, मैं आपको अभी बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल देने वाला हूँ इसका। 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो भी इससे कनेक्ट करूँगा।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की दोस्तों कैसे बनानी है प्रैक्टिकली देखिए, मैंने बनाया है एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि आपका प्रोजेक्ट से कितनी टर्नओवर आएगी, अदर इनकम, मेरी इतनी प्रोजेक्ट से इनकम आएगी और मेरा खर्चा कितना कितना है, लैंड कॉस्ट मेरी इतनी है, ये टोटल बतानी है आपने। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम है या 2-3 साल का प्रोजेक्ट है तो टोटल में आएगी। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का है तो भी आप अपनी 1 या 2 साल की या 6 साल तक की प्रोजेक्ट दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी आएगी, ये करोड़ में फिगर है। ये निकालने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट आएगा प्रोजेक्ट से, यानी कि जो भी आप करना चाह रहे हैं, चाहे आप डेयरी फार्म का करना चाह रहे हैं या आप गत्ते की फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, किसी तरह का काम भी है, तो आपको बताना है कि मेरा इस प्रोजेक्ट से 2 साल में या 3 साल के अंदर या प्रोजेक्ट वाइज इतना प्रॉफिट आएगा। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बता दिया, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट, सब कुछ बताने के बाद अब मैं बैंक को बताऊंगा कि मीन्स ऑफ फाइनेंस क्या है, यानी कि मैं पैसा लगाऊंगा कहाँ कहाँ से। यानी कि मेरा अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 100 करोड़ में से कैपिटल कितनी, यानी कि सेल्फ फंडिंग, जो प्रमोटर हैं जो लोन लेने जा रहे हैं वो अपना कितना रुपया लगाएंगे। मैंने बताया कि 100 करोड़ में से 20% यानी कि 20 करोड़ रुपया तो उसको अपना लगाना ही पड़ेगा। फिर सिक्योर लोन, यानी कि जिसके लिए वो बैंक के पास आया है, 80 करोड़ रुपया। अनसिक्योर लोन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से पैसा मांगना चाहें। वैसे बता दो, पैसा मांगना मत, जैसे पैसा मांगेंगे दोस्त भी अनफ्रेंड हो जाएगा और रिलेटिव भी दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पैसा मांगने के लिए बैंक के पास जाइए, दोस्तों से और रिलेटिव से पैसा मांगने से बचिए। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ कि ये कैसे प्रैक्टिकली दोस्तों बनाते हैं। देखिए कितना सिंपल है, वर्ल्ड के एक पेज पे पूरा आ गया। मैंने बताया है, इसका नाम मैंने रखा है स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस। यानी कि मेरे कॉस्ट क्या है प्रोजेक्ट की, जो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। अब मीन्स ऑफ फाइनेंस यानी कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। देखिए मैंने बताया है टोटल जो कॉस्ट की प्रोजेक्ट है मेरी 29,213 लाख, ये फिगर लाख में दोस्तों। तो मैंने बताया जो लैंड की कॉस्ट है वो इतनी आएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी आएगी, और जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, सैलरी है, सेलिंग है, जो बैंक का इंटरेस्ट है वो सब, और कंटीजेंसी कॉस्ट यानी कि 12 करोड़ रुपया मैंने इसलिए रख लिया दोस्तों कि हो सकता है प्राइस बढ़ें घटें, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल कॉस्ट मेरी 29,213 लाख रुपए है, जिसमें से मैं खर्चा कर चुका हूँ। अगर आपका कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है दोस्तों, मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन कर ली है, ये फैक्ट्री आदि लगा चुके हैं और आप फिर लोन लेने जा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस डेट तक इतना खर्चा कर चुका हूँ और मुझे अभी इतना खर्चा और करना है। अगर आपकी नई यूनिट है तो आपके लिए सिर्फ ये कॉलम रहेगा, आपने ये 2 कॉलम नहीं बनाने हैं। आपने पूरा पूरा बताना है बैंक को कि मेरा ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था, और मीन्स ऑफ फाइनेंस के अंदर जो बताना है दोस्तों कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, यानी कि मैं अपने पास से इतना रुपया लगाऊंगा। ये दोस्तों 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, जितना आपका लोन होगा उसी हिसाब से। मेरा ये जो लोन था काफ़ी बड़ा था तो उसके हिसाब से बड़ी फिगर है। इसमें भी आपको बताना है कि कितना आप खर्चा कर चुके हो। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो अभी बन रही थी, जैसे अब कोरोना आ गया है तो हो सकता है कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने पास से लगा रहे हो, लेकिन अब आपको लोन लेना पड़ गया। तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरी जो कॉस्ट है 29,212 यहाँ पे बताया, तो मुझे 29,212 चाहिए। देखिए कैसे मैंने बनाया, मीन्स ऑफ फाइनेंस, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 7500 लाख, ये लाख की फिगर है। कुछ अमाउंट मुझे आएगा, यानी कि कस्टमर से जो पैसा मुझे आएगा इतना रुपया आएगा। टर्म लोन, जिस लोन के लिए मैं बैंक में मांगने गया हूँ, मैंने बताया था ना 40 करोड़ का लोन के लिए मैंने बनाया था, तो ये वैसा है, कितना लोन लूँगा। कुछ अदर इनकम भी आएगी, FDR से, इंटरेस्ट से। मुझे एक्सपेक्टेड है कि भाई जब मेरे पास पैसा आएगा मैं उसको FD भी कराऊंगा, उससे इनकम भी आएगी। तो टोटल मुझे 29,213 लाख रुपए, मुझे इतना पैसा मैं लाऊंगा और इतना ही प्रोजेक्ट में लगेगा। देखिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है और मीन्स ऑफ फाइनेंस है, ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इतना रुपया मुझे चाहिए और आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि इतना रुपया जो मुझे चाहिए वो ऐसे ऐसे आएगा। इतना पैसा मैं लाऊंगा एज ए प्रमोटर, इतना मुझे काम करने से आएगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन में है तो जो एडवांस बुकिंग आएगी उससे इतना रुपया आएगा, बैंक इतना देगा। या मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो मुझे सेल करने से इतना रुपया आएगा, या IT इंडस्ट्री में है तो मुझे सर्विस करने से, लोगों को सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट बेचने से या उनकी सर्विस करने से फ्यूचर में इतना रुपया आएगा। इसके बारे में बताऊंगा कि ये निकालते कैसे हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ 2 चीज़ें बताई मैंने कि इतना रुपया मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, और मीन्स ऑफ फाइनेंस जो है वो 3-4 जगह से पैसा आता है। मेरा अपना पैसा, कस्टमर से जो पैसा आता है, लोन से, और अदर इनकम के रूप में। ये मैंने आपको दोस्तों एक चार्ट बना के दिखाई दिया कि जो हमारे मीन्स ऑफ फाइनेंस है, यानी कि हम जो पैसा लगाएंगे वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के बराबर होना चाहिए। ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया था, ये होती है। इसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट कि
ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया है सबसे ज़्यादा मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले 6 साल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो चाहे सर्विस हो या जो भी आपका प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर है, तो 6 साल का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। कैसे बनाना है ये अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्रैक्टिकल कैसे इसको काम को करेंगे। एक आपने वर्ड फाइल पर सिर्फ एक पेज का है प्रोजेक्टेड कैश फ्लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप ऑलरेडी चल रहे हैं यानी कि आपकी कंपनी चल रही है तो पिछले 3 साल के जो आपकी बैलेंस शीट बनी है या जो भी आपका ऑडिट हुआ है उसके बेस पे दोस्तों बना सकते हैं। और उसके बाद 3 साल का प्रोजेक्टेड में आप बताएंगे कि मैं अपने पास से कितना लगाऊंगा, जो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है, जो मालिक का कंट्रीब्यूशन है, और मुझे लोन कितना चाहिए। देखिए 3 साल का तो फिक्स होगा, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। यहाँ पे आप बताएंगे कि देखिए एडवांस कितना आएगा मेरे पास सेल से जो मैं बिजनेस करूँगा या कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो बुकिंग के लिए कितना रुपया आएगा, या मेरी कोई सर्विस है तो जो मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ है क्लाइंट से पर ईयर कितना रुपया उससे आएगा, तो टोटल मुझे इतना रुपया आता है और मेरा खर्चा कितना कितना होगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ बताने वाला हूँ मैं। देखिए कि जो मैंने बताया ना आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपका सैलरी का खर्चा कितना है, सिविल कॉस्ट कितनी है कंस्ट्रक्शन केस में, या सेल की कॉस्ट कितनी है जो आप माल बना रहे हैं, वो सब करने के बाद मैं आपको बैंक को समझाना है आपने कि मैं आपका इंटरेस्ट भी पे करूँगा और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, देखिए 40 करोड़ का लोन था, 40 करोड़ का लोन का ब्याज जो आ रहा है वो ये आ रहा है। और मैंने इसका जो रिपेमेंट शेड्यूल बनाया है देखिए 1400, 1400, 1200, यानी कि 3 साल के अंदर मैंने लोन चुका दिया है। आप कहते हैं जी मैं लोन लूँगा 4 साल का, जैसा कि एमएसएमई में आया है 48 मंथ का पीरियड है, यानी कि 12 चौके 48, 4 साल तक दे सकते हैं। तो यानी कि आप एक कॉलम 2024 और यहाँ बना लीजिए और यहाँ पे 1000, 1000 और 1000 और 1000 जो भी आपका रीपेमेंट शेड्यूल है उसके हिसाब से जितना भी रीपेमेंट शेड्यूल होगा लोन का दोस्तों उतने साल का ही आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि देखिए भैया आपका देने के बाद सब कुछ मैं आपका ब्याज भी दूंगा, आपका लोन भी रिटर्न करूंगा, उसके बाद भी मेरे पास सरप्लस बच रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बैंक यही देखेगा कि आपका सब कुछ देने के बाद भी सरप्लस बच रहा है नहीं बच रहा है, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट है और जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो बिल्कुल सिक्योर है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पेज है दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई इशू आए आप मेरे से ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो फाइल है पूरी एक्चुअल रिपोर्ट वो भी मैं आपको मेल कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी छोड़ दीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा वाली रिपोर्ट। 6 साल का बैंक को प्लान बताने के बाद हम बैंक को बताएंगे कि हमारी बिजनेस की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, यानी कि जो मैं मैन्युफैक्चरिंग का प्लान लगाने वाला हूँ या सर्विस का प्लान लगाने वाला हूँ या जो सर्विस देने वाला हूँ या जो कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ उसकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। प्रैक्टिकली कैसे इसको दिखाएंगे दोस्तों। देखिए कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है वो वाइबल है कि नहीं है, सर्वाइवल है कि नहीं है, यानी कि चलेगा कितना, लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन का है तो आपको बताना पड़ेगा कि जो आसपास के लोग हैं कि कनॉट प्लेस कितनी दूर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितनी दूर है, या मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितने हैं, या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सारी फैसिलिटी वो साथ में है। अगर मैंने बहुत बड़े रोड पे लिया है तो वहाँ ट्रक आ सकता है, ट्रक जा सकता है, पास में कोई रेलवे स्टेशन है, माल की ढुलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है एक बहुत ही पतली गली में आपने फैक्ट्री लगा दी है जहाँ पे एक ठेला भी नहीं आ सकता, तो मेरा माल जाएगा कैसे, आएगा कैसे, उतरेगा कैसे। तो कनेक्टिविटी को डिटेल में लगाइए, साथ में उसकी फ़ोटोएँ भी लगाइए, गूगल से उसको डाउनलोड करिए, क्या नाम है, जो आपकी डिस्टेंस है उसको अटैच करिए जिससे लगे कि हाँ भाई कुछ रियलिस्टिक काम करा आपने और जो आप बोल रहे हैं इसके थ्रू वो एक रियल वैल्यू है, ना कि सिर्फ हमने एक वर्ड की फाइल पे लगा दिया है। तीसरा पॉइंट मॉर्गेज शेड्यूल, यानी कि जो भी पॉइंट मैंने बताया दोस्तों सारे हमारे प्रोजेक्ट के पार्ट हैं। इसमें 1, 2, 3 इसलिए लिखा है कि इसको मैंने सेपरेट अटेंशन दी है। वैसे तो जो 3 लाख करोड़ का लोन है एमएसएमई का लोन, उसमें कोई भी मॉर्गेज आपको नहीं देनी है, उसमें जो भी गारंटी है जो भी मॉर्गेज है वो सरकार अपने पास से दे रही है। फिर भी ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ऐसा नहीं है सिर्फ एमएसएमई के लिए हेल्पफुल है, या एमएसएमई में भी बैंक वाला अगर आपसे लोन की रिपोर्ट मांगता है वो कहता है भैया जो मॉर्गेज है वो तो मैं लूँगा, तो मॉर्गेज का शेड्यूल अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बनाना कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये देखिए कोलैटरल जो है, देखिए कोलैटरल देते कैसे दोस्तों। मैंने कहा 48 महीने का मुझे लोन लेना है 4 साल का, तो मैंने जो लैंड ली है मैं लैंड की वैल्यू लिखूंगा कि मेरा इतने स्क्वायर का प्लांट है, या आपका कंस्ट्रक्शन का काम है तो इतने प्रोजेक्ट की लैंड है उसकी इतनी कॉस्ट है, साथ में उसकी मार्केट वैल्यू लिखिए। दोस्तों सिर्फ वर्ड फाइल पे लिखने से काम नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। एक वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट जो भी वहाँ का वैल्यूएशन अथॉरिटी का पर्सन होगा आपके एरिया का वो लगाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा
कि भाई इतनी वैल्यू है, और उसका प्रूफ ये है। साथ में जो आप स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, यानी कि शेड लगाएंगे, प्लांटर मशीन लगाएंगे, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू भी बैंक रिकवर कर सकता है। साथ में प्राइमरी के साथ साथ अगर आप सेकेंडरी को देना चाहते हैं, यानी कि आपका कोई और प्लान लगा हुआ है या आपका कंस्ट्रक्शन का कोई और काम चल रहा है जहाँ पे आपने लोन नहीं लिया है, खुद सेल्फ फंडिंग है, या जो पैसा एडवांस बुकिंग से आया है या सेल से आया उससे चल रहा है, आप उसको भी साथ में आप मेंशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है, बैंक वाला 100 करोड़ का लोन दे रहा है तो 200 करोड़ की कोलेटरल मांगता है या 300 करोड़ की कोलेटरल मांगता है। मतलब जितना आप उसे सिक्योरिटी देंगे उस हिसाब से ही डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना होगा। चौथा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे मेरा आता है पर्सनल गारंटी। नेटवर्थ सर्टिफिकेट के बेस पे मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था कि हम जो डायरेक्टर्स होते हैं या प्रमोटर्स होते हैं उनकी नेटवर्थ सर्टिफिकेट निकालते हैं, उनकी नेटवर्थ कितनी है, जिससे बैंक को पता चल सके कि भाई आपकी पोजीशन क्या है मार्केट में, आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हैं, क्या आप हमारे पैसा जो हमसे ले रहे हैं उसको ठीक से यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसी के बेस पे आपको नेटवर्थ सर्टिफिकेट देना है। मैं दिखा दूंगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको इसे कैसे लिखना है। देखिए मैंने लिखा पर्सनल गारंटी, मान लीजिए 2 डायरेक्टर हैं या 3 डायरेक्टर हैं, ये 4 हैं या 5 हैं, तो उनका जो भी एज़ पर नेटवर्थ सर्टिफिकेट जो सीए ने साइन करके दिया है उस पर आप लिख दीजिए कि भैया ये हमारी नेटवर्थ है, इतनी गारंटी का देखिए फॉर्म यहाँ पे लिखने से कोई ऐसा नहीं है कि आपने गारंटी दे दी है। गारंटी के लिए फॉर्म अलग से बैंक भरवाएगा, अलग से फॉर्म साइन होगा। यहाँ पे आपने बताना है कि मेरी भी अपनी एक वैल्यू है, मैं एक कैपेबल पर्सन हूँ, मैं इस लोन को जो ले रहा हूँ उसको रीपे कर सकता हूँ, मेरी अपनी नेटवर्थ की भी एक वैल्यू है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का दोस्तों लास्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट और जो प्लांट है उसका स्टेटस क्या है, प्रोग्रेस क्या है। यानी कि आपने अगर शुरू कर दिया है या आप मिड में लोन ले रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस आ गया, आपको हो सकता है अब जरूरत पड़ जाए, पीछे आपने लोन नहीं लिया अब लोन लिया है, तो उसका स्टेटस कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। देखिए ये स्टेटस है प्रोजेक्ट का। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कोई सेटअप बना रहे हैं, कोई प्लांट बना रहे हैं, तो आप कितना लैंड परचेज कर चुके हैं, लाइसेंस जितनी भी लिए हैं आपने उसकी अप्रूवल, जैसे बिल्डिंग की बताया था मैंने, कितनी बुकिंग आपकी स्टार्ट हुई है, यानी कि आपको अगर सेल कर रहे हैं तो कितने एडवांस बुकिंग हो गई है, या आप कंस्ट्रक्शन में है तो कितने फ्लैट्स की बुकिंग हो गई है, आपने स्विमिंग पूल बना लिया, फाउंडेशन बना ली, जितना भी काम है। अगर प्लांटर मशीनरी का है तो क्या प्लांटर मशीनरी का सेटअप हो गया है, पूरा इसमें स्टेटस देंगे जिससे पता चले बैंक को कि हाँ भाई कितना काम प्रोग्रेस में है और कितना काम करना है, उसके लिए लोन चाहिए कितना एक्चुअली में। ये वैल्यूएशन में बड़ा हेल्प करता है, जो लास्ट पॉइंट है यार हमारा। बैंक मैनेजर के साथ बैठ के दोस्तों क्या क्या बात करनी है, कैसे उसे लोन के लिए कन्विंस करना है, कैसे हम उसे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बताएंगे और कैसे हम उसे बताएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कितना अच्छा है और हमें लोन क्यों दिया जाए, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसको मैं 3 से 4 दिन के अंदर अपलोड करूँगा। वो एक लाइव वीडियो है, डायरेक्ट बैंक मैनेजर के साथ बैठ के हुई बातचीत का सारा ब्यौरा इसके अंदर दिया हुआ है। दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आप किसी डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट से हैं और आपको रिपोर्ट में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या अपने पर्सनल रिपोर्ट के लिए कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मेरे से इस पब्लिक कमेंट के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं। जो मेरी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है वो मैं आपको भेज सकता हूँ। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो लोन के लिए और डिफरेंट टैक्सेशन के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये रेड दिखा रहा है इसका मतलब आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और अगर ये रेड नहीं दिखा रहा है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, इसको दोबारा क्लिक ना करिएगा। साथ में एक बेल आइकन है, इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो एमएसएमई लोन को लेकर डालूँ आपके पास तुरंत मेरी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।